नमस्कार। स्कूल विद्यार्थी इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है सोनाली जाधव। स्कूल विद्यार्थी ये चैनल खास करके हमने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए बनाया है ताकि उनको पढ़ने में थोड़ी हेल्प हो जाए। शुरुआत करते हैं हम। आज का सब्जेक्ट है हमारा मराठी, स्टैंडर्ड है एसएससी मतलब 10th स्टैंडर्ड, ईयर है 2020 और बोर्ड है महाराष्ट्र बोर्ड। इसके पहले हमारे जो भी चैप्टर है 1 to 14 वो हमारे एक्सप्लेन करके हो चुके हैं। उनमें जो पोएम है वो भी हमारी एक्सप्लेन हो चुकी है। और ये लास्ट चैप्टर है जो स्थूल वाचन है, यानी कि रैपिड रीडिंग, व्युत्पत्ति कोश। ओके, सो बेसिकली ये चैप्टर किसके बारे में है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक अंदाज़ देती हूँ उसका। व्युत्पत्ति कोश यानी एक बड़ी किताब होती है। कोश यानी बड़ी जो किताब होती है किसी चीज़ का जिसमें संग्रह होता है उसको कोश बोला जाता है। और व्युत्पत्ति का मतलब होता है इटिमोलॉजी। जिन बच्चों को इटिमोलॉजी नहीं पता उनको मैं इजी वे में बताती हूँ कि एक शब्द, ओके, कोई भी एक नाम है तो वो ओरिजिनल किस फॉर्म से आया है। ओके, मतलब उसका जो ओरिजिनल रूप है, जो पहले का सबसे पहले जो उसका ओरिजिनल रूप है तो वो क्या है। तो वो सब बातें किताब में लिखी होती है। तो वो किताब जो है वो कैसे यूज़ करनी है, वो किताब क्यों होती है, उसका यूज़ क्या है, तो ये सब बातें आपको व्युत्पत्ति कोश इस चैप्टर में समझने को मिल जाएगी। ठीक है, सो व्युत्पत्ति कोश मतलब इटिमोलॉजी बुक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्युत्पत्ति कोश के बारे में कुछ प्रस्तावना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। सो वो पढ़ेंगे हम लोग। इयत्ता 9वीमध्ये आपण विश्वकोशाची ओळख करून घेतली। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में जाओगे पीछे, ओके, तो आपका जो लास्ट चैप्टर था उसमें वो आपका विश्वकोश के बारे में था। विश्वकोश मतलब क्या, इंसाइक्लोपीडिया आपका जो था। ओके, तो उस बारे में आपने सोचा कि बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाती है। विश्वकोश कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात हे आपण अनुभवले। मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के संदर्भ के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें इनसाइक्लोपीडिया इस किताब में मिल जाती है। शब्द तयार कसे होतात किंवा कसे तयार झाले असावेत याची उत्सुकता आपल्या सर्वांच्याच मनात असते। देखिए, शब्द कैसे तैयार होता है, ओके, या फिर बहुत सारे शब्द कैसे तैयार हो गए, इसकी जो उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी हम सबके मन में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ चीज़, तो देखिए आजकल बहुत सारे बच्चों के नाम बहुत अलग अलग और यूनिक रहते हैं, जैसे कि शांभवी, श्रावणी, मृण्मयी। ओके, ऐसे अलग नाम, डिफरेंट नाम होते हैं। वेदांग, ओके, वेदांत। तो कभी कभी कुछ बच्चों का होता है या फिर कुछ लोगों का होता है कि इसका मतलब क्या है, ऐसा यूनिक नाम है तो उसका कोई मतलब होना चाहिए। तो वो जो मतलब के बारे में हम लोग जो क्यूरियस होते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है व्युत्पत्ति कोश इस किताब में। ओके, तो हर चीज़ का जो मतलब होता है, जो ओरिजिनल उसका मीनिंग होता है, वो सब मीनिंग एक किताब में लिखा हुआ है, जो बहुत पूर्वजों ने, हमारे ही पूर्वजों ने लिखा हुआ है। वो आपको व्युत्पत्ति कोश इस किताब में मिल जाता है। शब्दांची व्युत्पत्ती पाहणे ही भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने आनंददायी प्रक्रिया आहे। मतलब किसी भी शब्द की व्युत्पत्ति देखना, व्युत्पत्ति मतलब क्या, उसका मीनिंग देखना, इटिमोलॉजी देखना, ये एक भाषा समृद्धि की, मतलब एक भाषा हम लोग सिर्फ सीखते नहीं हैं, उसके जड़ तक पहुंचते हैं। मतलब हम भाषा की समृद्धि करते हैं और ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही आनंददायी, मतलब बहुत हमें आनंद मिलता है। देखिए, आप जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं या फिर पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं, जो भी कोई ये वीडियो सुन रहा है, उनको उनके नाम का मतलब अगर पता चले, ओके, ओरिजिनल मीनिंग, तो उनको खुशी नहीं मिलेगी, आपको खुशी नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स मिलेगी आपको, कि आपको सही ढंग से आपके नाम का मतलब पता हो गया है। और ये सब कैसे पता चलेगा, तो ये चैप्टर हमें सिखाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी उन्होंने दिया है, एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलीचे नाव सई ठेवले। ओके, मतलब एक आदमी ने उसके बच्ची का नाम सई ये रखा। ओके, सई ये मराठी में ज़्यादा करके होता है, जैसे कि सई तामनकर एक फेमस एक्ट्रेस है मराठी की। ओके, सो सॉरी,
सही मतलब क्या होता है, कुछ बच्चों को लगता है सही मतलब जो स्कूल में हम लोग सिग्नेचर करते हैं उसको बोलते हैं सही, तो वो अलग है। ओके, सही का जो ओरिजिनल मीनिंग है संस्कृत में, ओके, सब भाषाओं की जो जननी मानी जाती है वो होती है संस्कृत भाषा, क्योंकि पुराने ज़मानों से जो पहली भाषा है वो हमारी संस्कृत है। ओके, जो इंडियन ओरिजिनल लैंग्वेज संस्कृत है, संस्कृत से ही अलग अलग प्राकृत लैंग्वेज जैसे कि गुजराती, मारवाड़ी, तमिल, ये सब भाषा उसी मेन भाषा से बनी है। ओके, तो अगर आपको कोई किसी भी नाम का अगर ओरिजिनल मीनिंग चाहिए तो आपको वो संस्कृत लैंग्वेज में ही मिलेगा। सही का संस्कृत में मीनिंग होता है सखी। सखी यानी क्या? मैत्रीण। मैत्रीण मतलब फ्रेंड। ओके, हे कळल्यावर त्याला किती आनंद होईल, मतलब अभी उस इंसान को अगर इसका मतलब पता चला कि उसने लड़की का नाम तो ऐसे ही कि बाबा अभी बहुत ट्रेंड में चालू है सही नाम, तो मैंने बच्ची का सही नाम रख दिया, पर उसको मीनिंग नहीं पता। पर जब उसको मीनिंग पता चला कि सही का मतलब होता है सखी, मतलब एक दोस्त, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। आपल्या परिचयाच्या शब्दांची व्युत्पत्ती कळल्यावर जो आनंद मिळतो तो विद्यार्थ्यांनाही मिळावा। मतलब हमारे जो पहचान वाले, परिचय मतलब जिसको हम जानते हैं, सो हमारे जो पहचान वाले जो शब्द है अगर उसके बारे में अगर हमें उसका ओरिजिनल मतलब वो कहाँ से शब्द चालू हुआ अगर वो पता चलता है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत क्यूरियस होते हैं तो वो बहुत खुश हो जाएंगे ये बात को जान के। व्युत्पत्ती कोशाची गरज व महत्त्व कळावे व शब्दांची व्युत्पत्ती अभ्यासण्याची सवय लागावी या हेतूने स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्त्वपूर्ण है। देखिए, मतलब बच्चों को इस किताब के बारे में पता चले, जो हमारा भारतीय संस्कृति का बहुत ही अच्छी देन है। ओके, जिस ऋषि मुनियों ने ये किताब लिखी है, बहुत बहुत उन्होंने परिश्रम लेके ये किताब लिखी है कि आगे की जनरेशन को जो ओरिजिनल शब्द है जिससे अलग अलग शब्द बने इनके बारे में पता लगे। ओके, इस कोश यानी बुक, इस बुक की जो नेसेसिटी है, गरज मतलब जो नेसेसिटी है, ओके, जो नीड है और जो इसका इम्पोर्टेंस है, ये बच्चों को पता चलने के लिए शब्दांची व्युत्पत्ति मतलब ये जो चैप्टर है, मतलब शब्द मतलब कोई भी शब्द हो तो बच्चों को ये महसूस होना चाहिए कि नहीं इसका मीनिंग क्या है। ओके, क्योंकि बच्चे हमेशा क्यूरियस होते हैं, उनको मीनिंग चाहिए होता है, उनको प्रूफ चाहिए होता है कि क्यों ये उनके मतलब मुंह पे होता है, कोई भी उनको बात बताइए नहीं ऐसा क्यों है। ओके, तो दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट एनी थिंग। बच्चों को अगर आप इस किताब के बारे में बताएंगे तो वो क्यूरियसली धीरे धीरे सीखेंगे उस चीज़ का मतलब सीखना। ओके, तो इसी के लिए स्थूल वाचन मतलब रैपिड रीडिंग में आपको ये चैप्टर दिया गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टंट चैप्टर है। आगे जाते हैं। विद्यार्थ्यांना भाषेच्या प्रवाहात येणाऱ्या अनेक शब्दांच्या उच्चारांचे व अर्थांचे मूळ व्युत्पत्ती कोशाच्या अभ्यासातून उलगडतात। ओके, देखिए, भाषा, कोई भी भाषा जो है वो उसका एक प्रवाह होता है। ओके, भाषा यानी एक शब्द नहीं होता, भाषा यानी बहुत सारे शब्दों का एक प्रवाह होता है, एक द फ्लो, जैसे रिवर का फ्लो होता है वैसे ही शब्दों का फ्लो होता है, और वो फ्लो के साथ हम लोग आगे आगे जाके वो भाषा सीखते हैं। ओके, भाषा सीखना यानी सिर्फ उसका मीनिंग, उस शब्द का मीनिंग समझना इतना ही काफ़ी है क्या? तो नहीं। ओके, भाषा के जो शब्द है उनका उच्चारण हमें सीखना होता है, क्योंकि अगर हमारा प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ होता है तो उसका मीनिंग शब्द का चेंज हो जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी लैंग्वेज में। अगर आप कोई वर्ड सीख रहे हैं और उसका मीनिंग और उसका ओरिजिनल मीनिंग, ये सब चीज़ें आपको इस व्युत्पत्ति कोश के कारण समझ में आती है। ओके, जैसे कि देखिए, शब्द का प्रोनाउंसिएशन महत्वाचे है, ये मैंने आपको बात बताई, इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मराठी हूँ, ओके, मेरे जो मराठी के वर्ड्स है तो उनका जो एक्सेंट होता है, बोलने का जो तरीका ढंग होता है, वो ओरिजिनल मराठी के तरह से होता है। ओके, अगर वही शब्द कोई गुजराती मीडियम का लड़का या गुजराती लैंग्वेज का लड़का अगर वही शब्द बोलेगा, बराबर से भी बोलेगा, पर उसके एक्सेंट में गुजराती का ढंग इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको समझनी होती है। और हम अभी बच्चे जो सुन रहे हैं तो वो इतनी डीपली कभी कोई
पढ़ते नहीं हैं कोई चीज़, तो उनके ध्यान में ये बात आती नहीं है। और जो बड़े सुन रहे हैं उनको ये बात समझ, मतलब अभी अभी जो मैंने कहा है उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सोचा होगा, ये हाँ ऐसा ही होता है लैंग्वेज के बारे में। सो ये बहुत बड़ा प्रोसेस है और चैप्टर भी बहुत ही क्या बोलेंगे, बहुत डीपली चैप्टर है ये। तो बच्चों को थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ये सीखना है। बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि इसके बारे में क्या पढ़ना है। देखिए हर चीज़ बहुत ही अच्छी होती है, पर आपको थोड़ा उस पर ध्यान भी देना होता है और सामने वाले को उसको अच्छे से पढ़ाना भी होता है। तो पढ़ाने का काम मैं करूँगी, ध्यान देने का काम आप करोगे। ओके, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगेगा। बाद में है लास्ट वाला, शब्द हा एकच असतो, मतलब शब्द एक ही होता है, व तो निरनिराळ्या परिस्थितीमध्ये निरनिराळी रूपे धारण करतो। देखिए वर्ड एक ही होता है, जैसे कि मैंने हाँ एक शब्द है, ओके यस, पर यस मैं अलग अलग तरीके से बोल सकती हूँ। ओके, कभी मैं टॉन्ट के रूप से यस को बोल सकती हूँ, कभी कभी यस ही बोलना है। ओके, मुझे मैं एग्री हूँ किसी बात के लिए वो दिखाना है, कभी मुझे चिल्लाना है तो मैं ज़ोर से यस करूँगी। तो शब्द एक होता है पर उसका यूज़ करने, उस शब्द को वाक्य में या फिर हमारे फीलिंग से हमें जो यूज़ करते उस शब्द का वो डिफरेंटली करते हैं। ओके, त्या प्रत्येक रूपाला एक आणि अनेक अर्थ प्राप्त होतात, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ओके, और सिचुएशन के अनुसार हम अलग अलग उसका मीनिंग ध्यान में रखते। फॉर एग्जाम्पल देखिए कल ये जो शब्द है वो आपको पता चलेगा कि कल मतलब यस्टरडे भी होता है, कल मतलब टुमारो में होता है। तो कल ये वर्ड तो वैसा ही रहता है, फिर भी आपको समझ में आता है ना कि मैं किस कल के बारे में बोल रही हूँ। कैसे समझ में आता है? क्योंकि मेरा वाक्य आपको वो समझाने में हेल्प करता है। तो वैसे ही हमें ये सब चीज़ें जो होती है, एक शब्द के अनेक अर्थ, ये सब इस चैप्टर में देखना है। ओके, देखिए प्रस्तावना ही इतनी बड़ी है तो आप सोच सकते हो चैप्टर कितना बड़ा होगा। ओके, सो चैप्टर में भी 2 पार्ट में ही बनेगा। तो देखते हैं हम आगे, शुरुआत करते। शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक पहले डायलॉग दिया है, हम लोगों को संभाषण दिया है। एक राधा नाम की लड़की है और उसकी माँ है, वो बातें कर रही। तो क्या बातें कर रहे देखते हैं हम लोग। राधा बोलती है, आई हे काय आहे ग कोपऱ्यात, मतलब माँ ये कॉर्नर में क्या रखा हुआ है। तो आई बोलती है, मतलब माँ बोलती है, अगं ती सतार आहे, मतलब वो सतार मतलब एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे आपको पिक्चर में जो दिखाया है उसको सतार बोलते हैं, वीणा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मराठी में सतार बोलते हैं। तो माँ बोलती है वो सतार है, ती आजोबांना इनाम म्हणून मिळाली आहे महाराजांकडून, मतलब वो आपके मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स है, जो नाना जी है या दादाजी, ओके, सो उनको महाराज थे उस टाइम के, तो एज अ गिफ्ट, इनाम का मतलब होता है एज अ गिफ्ट, वो दादाजी को मिली है। गावाकडे होती, मतलब वो गांव में थी, ती आज आणली है, पर आज ही उसको यहाँ पे लाया गया है, इस घर में लाया गया है। तो राधा होती है तो वो बोलते इनाम, इनाम म्हणजे काय गाई, मतलब इनाम ये शब्द राधा को कुछ समझ में नहीं आता। तो वो पूछती हैं कि इनाम का मतलब क्या होता है। तो आई थोड़ी मुस्कुराती है, हंसून मतलब मुस्कुराती है और बोलती है, अगं इनाम म्हणजे बख्शिस, मतलब इनाम का मतलब होता है कोई बख्शिस, बख्शिस मतलब कोई गिफ्ट, ओके, कोई प्राइज। तो राधा बोलती है, अगं माझ्या वर्गातील तनया आहे ना, तिचे आडनाव इनामदार, मतलब बच्चे, देखिए बच्चे बहुत होशियार होते हैं। तो वैसे ही राधा भी होशियार है, तो राधा बोलती है फटक से कि इनाम का मतलब तू तो बता रही है बख्शिश, यानी कोई इनाम का मतलब बख्शिश तूने बोला है, ओके, मतलब प्राइज़, पर मेरे क्लास में एक लड़की है तनया नाम की, उसका सरनेम ही इनामदार है। ओके, जो महाराष्ट्रन बच्चे ये सुन रहे हैं उनको पता है कि इनामदार ये बहुत ही जाना पहचाना क्या है, सरनेम है मराठी लोगों के बीच में। सो वो भी यही बात माँ को बताती है कि वो तनया है, उसका सरनेम क्या है, इनामदार है। तो अभी उसका मतलब क्या, बख्शिश, प्राइज़ ऐसा लेना है। तो आई बोलती है उसकी, हाँ हो मला माहीत आहे, मतलब हाँ मैं जानती हूँ इस बात को। तो राधा बोलती है इनाम म्हणजे बख्शिश, कि इनाम का मतलब होता है प्राइज़, बख्शिश,
मग इनामदार म्हणजे, तो फिर इनामदार का मतलब क्या होता है? आई कसा झाला असेल हा शब्द? देखो बच्चों की क्यूरियोसिटी ऐसे ही हो जाती है, जब भी आप उनको कोई एक बात बताते हो तो वो डीप जाते हैं और एक चीज़ पूछते हैं उसके बारे में। तो वैसे ही राधा ही पूछती है कि इनाम का मतलब अगर बख्शिश है तो इनामदार का मतलब फिर क्या होता है? तो उसकी आई बोलती है की थांब, थांब मतलब थोड़ा रुक। आजोबांच्या खोलीत व्युत्पत्ती मराठी व्युत्पत्ती कोश है, मतलब आपके दादाजी के रूम में एक बड़ा व्युत्पत्ती कोश मतलब इटोमोलॉजी का बुक है, आपण पाहूया हां त्यात इनाम शब्द तयार कसा झाला असेल। तो बोलते कि हम लोग उस किताब में देखते हैं कि इनामदार ये जो वर्ड है वो कैसे तयार हो गया मराठी लँग्वेज में, त्याची व्युत्पत्ती आपल्याला त्यात सापडेल। मतलब व्युत्पत्ति मतलब उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, उसकी जो इटमोलॉजी है वो आपको मतलब हम लोगों को उस किताब में ज़रूर मिलेगा। मतलब वो वर्ड कैसे बना ये चीज़ आपको उस किताब में ज़रूर मिलेगी। देखिए यहाँ पे एक सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं, ख़ास उनके लिए ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि मोस्ट ऑफ हम लोग इस राधा की माँ के जैसा नहीं करते। कोई भी बच्चा आपको कोई भी क्यूरियस चीज़ आप उसको पढ़ाने के लिए बिठाते हो और वो कोई डाउट पूछता है तो आप उसका डाउट सॉल्व नहीं करते, आप उसको चिल्लाते हो कि नहीं अभी यही पूछना है, अभी वही पूछना है, पता नहीं है, चुप बैठ, आगे का पढ़, आप ये सारी चीज़ें उनको बोलते हो। तो डोंट डू दैट, ओके। दे आर वेरी क्यूरियस। अगर आपको नहीं पता उनका आंसर तो आप बोलिए उनको कि हाँ ठीक है, हम लोग सर्च करेंगे, हम लोग गूगल करेंगे, हम लोग देखेंगे, ओके। तो ये जो चीज़ है वो बच्चों को क्यूरियस जो करती है वो होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चा है, वो क्यूरियस होगा ही। जैसे कि राधा है, अगर राधा की माँ भी उसको अभी ऐसे बोलती कि नहीं नहीं तू जा पढ़ाई कर, मुझे नहीं पता, तो ये सब गलत चीज़ें हैं। बच्चा आपसे पूछता है, वो सीखना चाहता है, तो आपको हेल्प करनी होगी। और आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में किसी चीज़ को सर्च करना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हो, ओके। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ। सो इसकी जो माँ है वो किताब लाती है रूम में से, और इसके बारे में ये जो पिंक बॉक्स है वहाँ पे वो किताब का एक क्या कॉन्टेक्स्ट दिया है। तो किताब में क्या लिखा है वो डिक्शनरी जैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनाम ई शब्द से, वैसे ही उसने ई शब्द से इनाम ये शब्द ढूंढा उस किताब में और उसका उन्होंने सब इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। सो इसका मतलब देखिए, इनाम, इनाम का है कायमची देणगी। कायमची देणगी मतलब इनाम ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा के लिए दी जाती है। ऐसा देखिए इनाम वो नहीं होता। देखिए ये जो व्युत्पत्ति कोश है ना, उसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए। व्युत्पत्ति कोश में आपको ऐसे ना गलत मीनिंग या फिर अप्रॉक्सीमेट वाले मीनिंग 20-90 ऐसे मीनिंग नहीं होते, ठीक है। उसमें आपको एग्जैक्ट मीनिंग मिलेगा। एग्जैक्ट जो शब्द बनाने के टाइम पे उस ऋषि ने या उस इंसान ने जो सोचा है कि नहीं ये शब्द सुनकर इस इंसान को यही बात समझनी चाहिए, ओके। तो बहुत ध्यान दे के उसने एक वो वर्ड बनाया था पहले के ऋषि मुनि ने। तो इनाम का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसा गिफ्ट जो हमेशा के लिए जिसको हम लोग देते हैं, जिसको फिर से हम लोग वापस नहीं लेते, उसको इनाम बोलते हैं। या फिर और क्या मीनिंग है तो मोफत वतन। मोफत मतलब क्या, फ्री, ओके। इनाम मतलब क्या, एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ हम लोग दे देते हैं सामने वाले को। वतन, वतन मतलब क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल पैसे, उसका पेमेंट दिया हमने, या फिर उसको कोई एक जगह दी। जैसे कि पहले शिवाजी महाराज या फिर अलग अलग राजाओं के टाइम पे एज अ गिफ्ट, एज अ बख्शिश वो क्या कर देते थे, एक जो प्रदेश रहता है, एक रीजन, वो एज अ गिफ्ट किसी सरदार को दिया जाता था, तो उसको भी इनाम बोलते थे, ओके। वो मुफ्त वतन होता था। बाद में बख्शिश, आजकल के ज़माने हम लोग बख्शिश बोलते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्राइज़, गिफ्ट, इनाम, ग्रांट, ओके, ये सब चीज़ें आप बोलते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए, अर आपको दिख रहा है ये शब्द अ और र दिखा है। अर का मतलब होता है अरबी, ओके। मतलब ये जो इनाम शब्द है वो इंडियन शब्द नहीं है, वो ओरिजिनल अरेबियन शब्द है।
मतलब अरेबियन पीपल जब यहाँ पे आए थे, या फिर आपका मतलब हमारी भारतीय संस्कृति और उनका जब मेल हुआ था, तो वो शब्द उधर से यहाँ पे आया है इंडिया में। इसके लिए वहाँ पे मेंशन किया है कि वो शब्द अरेबियन लैंग्वेज का है। ओके। बाद में उन्होंने यही बताया कि इन प्लस आम, मतलब वो कैसा शब्द बना, इनाम की संधि आपको दी है, संधि विग्रह। वरिष्ठांकडून देणगी, मतलब इनाम उसे कहते हैं जो बड़े लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, मतलब जो आपसे बड़े हैं, वो जब आपको कोई चीज़ देते। देखिए यहाँ पे बड़े का मतलब आपको एज वाइज नहीं लेना है, बड़ा मतलब आपके बुद्धि से बड़ा है। ओके। मतलब सपोज कोई बुद्धिमान व्यक्ति है, ओके, 20 साल का, ओके, और उससे कोई बड़ा आदमी है, तो अगर वो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वो अगर बड़े आदमी को कोई गिफ्ट देता है, इनाम देता है, तो भी उसको इनाम ही कहेंगे। ओके। सो वरिष्ठांकडून देणगी, इसका मतलब होता है जो बुद्धि से बड़ा या फिर किसी पद पे है, बड़े पद पे है, तो उस अगर वो व्यक्ति किसी दूसरे को कोई चीज़ देता है तो उसको इनाम कहा जाता है। तो एक ही शब्द है इनाम, पर बहुत ही डीपली उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर की है। सो व्युत्पत्ति कोश का काम ही यही है कि आपको कोई डाउट नहीं रहने देता वो मन में, आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन उस शब्द के बारे में देता है। ओके। सो आई बोलते, माँ बोलते आहे, बघितलंस का राधा, हे इथे अर लिहिले आहे ना, म्हणजे अरबी भाषेतला शब्द आहे। आता आपण दार हा प्रत्यय शोधू। देखिए उसकी माँ ने उसको एक्सप्लेन किया है वो बात, कि ये जो अर शब्द लिखा था, जो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे अर, ओके। सो ये जो अर शब्द है वो अरबी भाषा मतलब क्या, अरेबियन लैंग्वेज का है ओरिजिनल, इसके लिए वहाँ पे अर शब्द लिखा था। अभी देखिए वो उस लड़की का, राधा का प्रॉब्लम था, उसको इनामदार शब्द का मतलब चाहिए था, तो इनाम का मतलब उसने ढूंढ लिया। अभी क्या बचा है, दार मतलब शब्द बचा है। ओके। सो दार ये क्या है, दार एक प्रत्यय है। प्रत्यय यानी क्या, सफिक्स। ओके। इंग्लिश में आपने सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़े हैं। सो सफिक्स यानी क्या, जो वर्ड के एंड में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल, तो वंडर एक शब्द है, फुल उसको क्या लगा, सफिक्स लगा। तो वैसे ही ये दार शब्द है, और वो क्या है, प्र यानी क्या, देखिए ये जो बॉक्स वाले हैं ना, मतलब वो व्युत्पत्ति कोश में उनको वो कंटेंट मिला है, उसके बारे में है, इसके लिए वो स्पेशली बच्चों को समझने के लिए वो बॉक्स में लिखा है। सो प्र यानी कि प्रत्यय, प्रत्यय यानी सफिक्स। स्वामित्वदर्शक, फारसी मतलब ये जो दार शब्द है वो कहाँ से आया है, फारसी लैंग्वेज से आया है। फारसी यानी पर्शियन लैंग्वेज। ओके। सो पारसी लैंग्वेज में ये आया है, और ये जो प्रत्यय है, ये जो सॉफिक्स है, वो क्या दर्शाता है, तो स्वामित्व मतलब पोजेशन, मतलब उस चीज़ का आपका पोजेशन है। वो शब्द मतलब वो चीज़ कौन सा प्रीफिक्स दर्शाता है, दार। ओके। सो अभी वो एक्सप्लेन कर रही है उसकी माँ, उसको देखिए क्या एक्सप्लेन करिए। बघ, दार हा फारसी प्रत्यय, मतलब सी, दार ये जो सफिक्स है वो फारसी सफिक्स है। स्वामित्वदर्शक म्हणजे एखादी गोष्ट एखाद्याजवळ आहे असे दर्शवणारा प्रत्यय। मतलब स्वामित्वदर्शक का मतलब होता है एक इंसान के पास एक चीज़ का होना, उसका पोजेशन होना उसके पास। इथे इनामदार, मतलब यहाँ पे इनामदार ये वर्ड है। सो ज्याच्याजवळ इनाम आहे, तो मतलब जिसके पास इनाम, जिसके पास बक्षीस हो, वो इंसान इनामदार कहलाता है, असा अर्थ होतो। आणि दार म्हणजेच काय, एखादी गोष्ट धारण करणारा, मतलब दार का मतलब होता है एक चीज़ पे आपका पोजेशन होना, धारण करना मतलब उस पे आपका कंट्रोल हो जाना। सो जैसे कि आपको पता है ये वर्ड जवाबदार, जवाबदार का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल। ओके। सो ओरिजिनल शब्द जवाब और दार उसमें प्रत्यय लग जाता है, मतलब जो जवाबदार का मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करता है उसको जवाबदार कहते हैं मराठी में। बहुत लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ओके। सो मतलब तू जबाबदार नाही आहेस अजूनपर्यंत। जबाबदार म्हणजेच काय, तुला जाणीव नाही आहे। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाही आहे, म्हणजे त्याच्यावर तुझं पजेशन नाही आहे। ओके, असा इथे अर्थ होतो। ओके, सो बैक टू द हिंदी। आणि मतलब यहाँ पे वही बोला है, जो जबाबदारी धारण करतो किंवा घेतो त्याच्याकडे जबाबदारी असते तो जबाबदार। मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है, उसको मैनेज करता है, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल यानी कि ज़वाबदार बोलते हैं।
वैसे ही उसी तरह इनामदार ये वर्ड है कि जिस बंदे के पास, जिस इंसान के पास इनाम है, यानी बख्शिश है, कोई प्राइज़ है, वो उसको हैंडल कर रहा है, उसका पोजेशन उसके पास है, तो उस व्यक्ती को इनामदार कहा जाता है. सो इनामदार म्हणजेच काय, इनाम मिळालेला आहे असा माणूस. ओके, जिस व्यक्ति के पास इनाम है उसको इनामदार कहा जाता है. तो उसके जो मॉम है, राधा की मम्मी जो है, उसने उसकी बच्ची का डाउट यहाँ पे क्लियर किया है. बाद में है राधा, जो लड़की है, ओके, बच्चे, वो बोलती है, आई ही माहिती किती छान आहे. मतलब माँ, आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है. आता मी नेहमी असे शब्द शोधेन. मतलब अब मैं हमेशा ऐसा ही करूँगी. जब भी मुझे कोई ऐसे यूनिक शब्द मिलेंगे तो मैं यहाँ पे आके इस बुक में उसका मीनिंग ज़रूर ढूंढूंगी. अभी आगे का टॉपिक, ये टॉपिक यहाँ पे क्लोज. ओके, स्टोरी, राधा, मम्मी, सब क्लोज. ओके, अभी आगे का टॉपिक क्या है देखिए. एक मिनट. ओके, व्युत्पत्ती. व्युत्पत्ती म्हणजे शब्दाच्या अर्थाचे किंवा शब्दाच्या मुळाचे ज्ञान. सो व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है. अभी तक बहुत बच्चे होंगे जो ये चैप्टर सुन रहे फिर भी कंफ्यूज है कि व्हाट इज़ मीन बाय व्युत्पत्ति. ओके, सो उनको मैं बताना चाहती हूँ कि व्युत्पत्ति मतलब किसी शब्द का अर्थ, मतलब किसी शब्द का मीनिंग, ओके, उसका ओरिजिनल फॉर्म का जो ज्ञान होता है, जो नॉलेज होता है, ओरिजिनल नॉलेज, ओके, कि शब्द कैसा बना है, उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति. ओके, एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती देणे म्हणजे व्युत्पत्ति सांगणे. मतलब एक शब्द के बारे में, एक वर्ड के बारे में अगर आप उसके ओरिजिनल फॉर्म का पता बताते हो तो उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति बताना. ओके, इटमोलॉजी बताना. अशा अनेक शब्दांच्या व्युत्पत्तीचा संग्रह म्हणजे व्युत्पत्ति कोश. और ये जो सब चीज़ें बताने वाली जो किताब है उसको क्या बोलते हैं, उस किताब को व्युत्पत्ति कोश. ओके, मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द, उसका ओरिजिनल फॉर्म, वो किस तरह से आए हैं, तो ये सब एक किताब बताती है. उस किताब का नाम होता है व्युत्पत्ति कोश, जो कि आपके चैप्टर का नाम है. देखिए, अभी आप सोचोगे कि हमें इस किताब की क्या ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्यों है वो आपको यहाँ पे पता चलेगी. भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात. व्युत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते. देखिए, लैंग्वेज जो है ना वो हमेशा चेंज होती रहती, हमेशा. जैसी जैसी नई जनरेशन आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, जो हमारी भाषा है वो बदलाव करती है. ओके, हम बोलते हैं कि चेंज इज़ कांस्टेंट, तो वो चीज़ लैंग्वेज पे लागू होती है. देखिए, आपके दादाजी, आपके नाना जी जिस तरीके से बात करते होंगे उस तरीके से आप यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या? अभी फ़िलहाल नहीं कर रहे. ओके, आप अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आप मोबाइल पे टाइप करते हो तो आप यू, अगर स्पेलिंग टाइप करनी है तो आप नॉर्मली यू या लेटर टाइप करते हो, ना कि YOU. ओके, सो आपको पता चलता है कि लैंग्वेज धीरे धीरे आपके तरीके से बदलती है. ओके, सो जब लैंग्वेज बदलती है, बोलने का तरीका बदलता है, तो उसमें जो शब्द है वो भी बदलते हैं. जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप क्या करते हैं, आप बहुत सारे संस्कृत वाले वर्ड थोड़ी यूज़ करते हैं अभी के ज़माने में. क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको वो बोलने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं. उतना जोड़ाक्षर आपको नहीं बोलने को पॉसिबल होता. इसके लिए आप उसका ईजी जो वर्ड होता है वो याद रखते हो और उसी को बोलना चालू कर लेते हो. वैसे ही धीरे धीरे भाषा चेंज होती है. जैसे कि यहाँ पे आपको विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है. देखिए, उदाहरण मतलब एक्झाम्पल से बताया है. भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न भिन्न काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दांच्या उच्चारांचे व समाजांमध्ये वापरत असलेल्या शब्दांच्या होणाऱ्या अर्थोचित बदलांचे परिणाम आहेत, जो कि मैंने आपको अभी बताया. कि देखिए, आप अगर इतिहास मतलब हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड आप देखते हैं. ओके, डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज आप देखते हैं. लोगों के जो उच्चार होते हैं, प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं. समाज जैसे चेंज होता है तो समाज के लोग, उनके बोलने का तरीका, ये सब चेंज होता है. और अर्थोचित मतलब अर्थ के साथ कुछ शब्द भी क्या होते हैं,
चेंज होते हैं, मतलब अर्थ और शब्दों पे भी उस बात का उस हिस्ट्री का परिणाम हो जाता है। व्युत्पत्ति कोश या बदलाचे स्वरूप स्पष्ट करतो। और ये जो आपकी जो किताब है व्युत्पत्ति कोश, वो क्या करती है, वो ये जो बदलाव है उनको क्या करती है, उनको प्रभाव नहीं डालने देती ओरिजिनल फॉर्म पे। ओके, बदलाव, देखिए चेंज इज़ नेसेसरी, नो डाउट कि चेंज होना चाहिए, ओके, क्योंकि वो प्रोग्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग उस मतलब हम हर चीज़ की जो ओरिजिनलिटी है उसको भूलें, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चेंज जैसा इंपॉर्टेंट है वैसे ओरिजिनल चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो किताब है व्युत्पत्ति कोश, वो क्या करती है, वो ओरिजिनल जो फॉर्म है एक चीज़ का, उसको वैसे के वैसा क्या करती है, मेंटेन रखती है। क्योंकि भाषा बदलती है, वो बदलना है ही, तरीका है, बदलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसका रूट बदल जाए, उसका मूल स्वरूप बदल जाए। ओके, तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है कि देखिए आप मन से एक होते हैं, पर आप जैसे जैसे आप समाज में बाहर निकलते हो, आप अलग अलग क्रियाएं करते हो, आपका सेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, आपकी क्रियाएं बदल जाती है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, पर वो जो आपका मूल स्वभाव जो होता है, जो बचपन से आपके पास होता है, वो वैसा ही रहता है। तो वो ये जो चीज़ है समथिंग वैसे ही है व्युत्पत्ति कोश। ओके, सो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि कैसे कैसे बदलाव होते हैं और कैसे कैसे ओरिजिनल चीज़ों को सेफली हमारे पूर्वजों ने इन किताबों में रखा है। देखिए, मराठीतील आग हा शब्द संस्कृतमधील अग्नि शब्दापासून झाला आहे। मराठी में हम लोग, आपको सबको पता है आग, हिंदी वालों को भी पता है आग। ओके, सो आग यानी कि फायर। तो आग ये शब्द पहले से आग था क्या? नहीं, पहले क्या शब्द था, जब बहुत पुराने काल में, ओके, जैसे कि हड़प्पा और उसके भी पहले रामायण महाभारत काल में आग ये शब्द प्रचलित नहीं था। तभी के वक्त में अग्नि ये शब्द प्रचलित था। ओके, जब भी आप कोई वेद पढ़ेंगे या फिर कोई पूजा विधि कार्य पढ़ेंगे, सत्यनारायण या फिर कोई भी चीज़ जो आप इंडियन कल्चर में, इंडियन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अग्नि शब्द का प्रचलन था, अग्नि शब्द बोला जाता था, आग शब्द का कभी यूज़ नहीं किया जाता था। पर धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ने लगे, ओके, तो धीरे धीरे जो लोग थे नए ज़माने के, नए जनरेशन, उनको अग्नि बोलना नहीं जम रहा था। वो बिकॉज ऑफ संस्कृत में बहुत सारे जोड़ाक्षर होते हैं और बच्चों को, आगे वाली जो जनरेशन थी उसको अग्नि ये बोलना पॉसिबल नहीं हो रहा था, याद नहीं हो रहा था। तो उन्होंने धीरे धीरे उसको आग ऐसे चालू किया। सॉरी, आग भी नहीं, अग्गी, देखिए यहाँ पे लिखा है, एक मिनट। ओके, अग्नि शब्द तो प्राकृत यानी कौन सी लैंग्वेज में बताती हूँ। प्राकृत मतलब जस्ट मराठी के जो पहले की लैंग्वेज है, जो शिवाजी महाराज के टाइम पे थी, जो संत ज्ञानेश्वर के टाइम की जो मराठी लैंग्वेज है। देखिए आपने भी पढ़ा होगा कि नहीं, संतवाणी हमने पढ़ी थी, तो संतवाणी जो थी तो उसकी लैंग्वेज कैसी अलग थी। ओके, वो मराठी ही है, पर आपको समझ में आती है क्या? नहीं, क्योंकि वो प्राकृत है, मतलब मराठी का जस्ट पहले का फॉर्म, पहले का वर्जन, ठीक है। सो उस प्राकृत लैंग्वेज में अग्नि का अग्गी ये बोला करते थे, उसको अग्गी बोला करते थे, क्योंकि अग्नि ये नहीं उनको आ रहा था बोलने को। पर धीरे धीरे वो भी नहीं आया लोगों को, जैसे कि हम लोग आगे आगे बढ़े तो धीरे धीरे मराठी और हिंदी में उस शब्द को आग बोलना चालू किया हमने, क्योंकि वो इजीली मुंह से आता था आग। ओके, कुठला मतलब कोई भी जोडाक्षर नहीं था उसमें। कुठल्याही दोन भाषा बोलणारे भाषक जेव्हा एकमेकांच्या संपर्कात येतात तेव्हा त्या भाषांतील शब्दांची देवाणघेवाण होते। देखिए, ये तो एक चीज़ है ही कि आपको उच्चार नहीं आता, इसके लिए वो हमने शब्द बहुत इजी किए। और दूसरा एक रीज़न है शब्द बदलने के, कि जब भी कोई दो भाषा मतलब दो लैंग्वेज बोलने वाले अगर पीपल एक साथ व्यापार करते हैं या फिर रहना चालू करते हैं, तो उनके बीच में दो भाषाओं का, शब्दों का क्या होता है, एक्सचेंज चालू रहता है। ओके, और कभी कभी इंसान, देखिए आपका भी अगर दोस्त है, पंजाबी है, गुजराती है, तो आप धीरे धीरे उसके साथ एक दो वर्ड ऐसे आप बोलना चालू कर लेते हो, और आप एग्जैक्टली वैसे वर्ड नहीं बोलते, आप ट्राई करते हो वैसा शब्द बोलने के लिए, तो उस टाइम पे भी वो शब्द का प्रोनाउंसिएशन बोलना बदल जाता है। ओके, क्योंकि आपकी कमांड नहीं होती उस लैंग्वेज पे, पर आप जस्ट ऐसे बोलने के लिए ट्राई कर लेते हो वर्ड।
तो उस टाइम पे भी क्या हो जाता है, शब्द का जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग हो जाता है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, देखिए आपको ब्रैकेट में, संस्कृत शब्द में ओरिजिनल तुंड, तुंड यानी मुख, फेस, आपका जो फेस है, संस्कृत में ओरिजिनल जो शब्द था, ओके, ओरिजिनल शब्द था तुंड। आपको पता होगा वक्रतुंड हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं वक्रतुंड? गणेश जी को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वक्रतुंड उनको? वक्र यानी ट्विस्ट, उनकी जो सूंड है, ओके, हाथी की जो सूंड है उनके फेस में वो वक्र है, मतलब ट्विस्टेड है। तुंड यानी तोंड, मतलब जिसका फेस ट्विस्टेड है उसको हम लोग वक्रतुंड बोलते हैं। ओके। सो कोई भी जो नाम है उसके पीछे मीनिंग है। ओके। ऐसा ही कोई शब्द नहीं बना है। और भारतीय संस्कृति में तो बिल्कुल ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसका ओरिजिनल मीनिंग नहीं है। सो तुंड यानी तोंड, पर मराठी में हम लोग तुंड बोलते हैं क्या? नहीं, हमारे मराठी में अभी क्या हम बोलते हैं? तोंड ये शब्द बोलते हैं। बाद में कन्नड़ लैंग्वेज में ओरिजिनल शब्द है तुप्प, पर अभी हम लोग मराठी में उसको तूप बोलते हैं। बाद में अरेबियन लैंग्वेज में इत्र, इत्र ऐसा शब्द था, इत्र यानी कि अभी हम लोग क्या बोलते हैं? अत्तर, इत्र। देखिए आपने अगर जो मुस्लिम कोई सीरीज़ वगैरह अगर आप देखते हो या फिर कोई के मुस्लिम फ्रेंड्स है तो उनको पता है कि इत्र बोलते हैं वो। ओके, परफ्यूम को इत्र बोलते हैं। परफ्यूम जैसा नहीं होता पर करीब करीब वैसा ही होता है, पर उसकी जो महक होती है वो बहुत लॉन्ग टाइम रहती है। तो इत्र को ही हम मराठी में अत्तर बोलते हैं। तो ये देखिए शब्द वही है, उसका मीनिंग वही है, पर बोलने का तरीका हमारा क्या हो गया है? बदल चुका है। तो ये सब चीज़ें उस किताब में है कि किस शब्द को, मतलब किस ओरिजिनल शब्द क्या था, किधर से आया था, चेंज होके वो क्या बना। ओके। सो आगे जाते हैं। काळाप्रमाणे शब्दांच्या स्वरूपात, त्यांच्या अर्थात, त्यांच्या परस्पर संबंधात बदल होतात आणि हे बदल अपरिहार्य असतात। मतलब देखिए, काल, काल मतलब टाइम के हिसाब से शब्द का जो स्वरूप होता है उसमें बदलाव आ जाते हैं, उसके मीनिंग में, अर्थ में बदलाव आ जाते हैं। उनके परस्पर संबंध, मतलब शब्द और अर्थ का जो संबंध है जो एक दूसरे के साथ, उसमें भी बदलाव आ जाते हैं। और ये जो बदलाव है वो अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब नॉन स्टॉप, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं ओरिजिनल शब्द अग्नि है, अभी मुझे अग्नि ही यूज़ करना है, मैं तो अग्नि ही बोलूँगी। नहीं, आप नहीं कर सकते ऐसा। ओके, क्योंकि चेंज इज़ कांस्टेंट एंड कंपल्सरी, वो होने ही वाला है। ओके। सो आपको बोला है यहाँ पे कि निरीक्षण करा, निरीक्षण करा मतलब आपको ऑब्जर्व करने को बोल रहे हैं लेखक। तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, मतलब आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादाजी, नानाजी, नानी जी, जो भाषा, जैसे भाषा वो बोल रहे हैं, और आपके पेरेंट्स मतलब आपके माँ और पिताजी, आपके मॉम डैड जो भाषा बोल रहे हैं, और आप खुद और आपके जो भाई बहन एक दूसरे के साथ जो भाषा बोल रहे हैं, या फिर आप आपके दोस्तों के साथ जिस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, उसमें कितना डिफरेंस है। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया व्हाट्सअप। व्हाट्सअप में आप कितना शॉर्टकट यूज़ करते हैं, हाउ आर यू, व्हाट्सअप, बहुत 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 हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं। वो ओरिजिनल वैसे तो भाषा है ही नहीं, उसका किसी ने कुछ किया ही नहीं, वो हमने ही खुद के यूज़ के लिए बनाई है। ओके, तो ऐसे चेंजेस होते ही रहते हैं, वो कोई ऐसे सोच समझ के बनाता नहीं है, चेंजेस अपने आप ही आ जाते हैं। सो ये जो डिफरेंस है, ये जो फ़र्क है, वो आपके लक्षात आलंच असेल, मतलब आपका, मतलब आपने, आपके ध्यान में ये आ ही चुका होगा। देखिए आगे है, कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो किंवा मूळ अर्थाबरोबर आणखीच एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में एक शब्द का कोई अलग अर्थ का एक अलग मीनिंग रहा होगा, पर धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, लोगों के हिसाब से क्या हुआ होगा, उसका वो मीनिंग चेंज हुआ होगा, या फिर उस मीनिंग में थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा कुछ ठहाका ऐड हुआ होगा, उसमें एक्स्ट्रा बात ऐड हो चुकी होगी। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है शहाणा। मराठी में सबको पता है शहाणा का मतलब क्या होता है। शहाणा आप म्हणतो ना, माझं शहाणं बाळते। ओके, शहाणा का मतलब जो होता है वो होता है अगदी होशियार, मतलब बहुत स्कॉलर, बहुत इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लड़का, जिसका मतलब शहाणा का मतलब होता था।
पर अभी अभी हम लोग क्या बोलते हैं टॉन्टिंग के लिए, हाँ खूप शाणा लागून गेला का तू. सो वर्ड वही है, पर उसका मीनिंग अगर यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में जो मैंने आपको जो बोला उसमें आप बुद्धिमान बोलोगे क्या, स्कॉलर बोलोगे क्या, नहीं, आप क्या बोलोगे, चालाक. वो बहुत ही चालाक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शहाणा नहीं बोलते, अति शहाणा. अति शहाणा तो एक्चुअल में मीनिंग ये होना चाहिए कि बहुत बुद्धिमान, पर वैसा नहीं होता. अति शहाणा का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि बहुत चालाक है, बहुत चापलूस है, ऐसा हम उसका मीनिंग लेते हैं. तो ये सब चीज़ें भाषा के अनुसार, लोगों के अनुसार चेंज हो गई है. लोग जो टॉन्ट मारते हैं उसके हिसाब से ये चेंज हो गई है, पर ओरिजिनल शब्द उसका अलग ही है. ओके. तो ये सब क्या है, भाषा का बहुत चेंज है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है. तो वैसे ही देखिए यहाँ पे एक शब्द है वात, पवन, मरुत, समीर और अनिल. ये सभी का मतलब एक ही होता है, वारा. वारा मतलब हवा. ओके. कुछ लोग वात, ये आपको पता है ना, समानार्थी शब्द वैसे. पर एक ही शब्द का हम लोग यूज़ करते हैं ना. देखिए वारा के तो इतने सारे शब्द हैं, पर पवन चक्की ही हम लोग बोलते हैं ना. हम क्या वात चक्की बोलते हैं, यहाँ पे वाद भी है तो हम लोग वाद भी यूज़ कर सकते हैं, वाद चक्की बोलते हैं. अनिल है, अनिल चक्की बोलते हैं, नहीं, आप पवन चक्की ही बोलते हैं. मतलब पवन, यही आपने यहाँ पे ध्यान में रखा है. ओके. बाद में चक्की का भी अलग मीनिंग है, चक्र भी है, तो आप पवन चक्र भी बोल सकते हो, पर आप पवन चक्र बोलते हो क्या, नहीं बोलते, आप पवन चक्की ही बोलते हो. क्योंकि ये जो वर्ड है वो लोगों के ही मुंह से निकल के धीरे धीरे ग्रोथ हुआ और बहुत लोगों तक यही वर्ड पहुंचा, तो लोगों ने इसी ही को बराबर माना. ओके. ऐसा इसका मीनिंग है. बाद में देखिए एक ही शब्द होता है पर उसके दो अर्थ होते हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, कल. कल यानी यस्टरडे भी होता है, कल यानी टुमारो भी होता है. सो यहाँ पे पाठ शब्द है. पाठ मतलब पीठ. ओके. बेसिकली सो पाठ मतलब मराठी में दो होता है. एक तो है पाठ मतलब पीठ, बॉडी का एक पार्ट होता है. ओके. जिसको बैक बोलते हैं हम लोग. या फिर पाठ मतलब क्या, ये जो आप पढ़ रहे हो वो भी एक पार्ट है किताब में, मतलब एक चैप्टर है. तो शब्द एक ही है, बोलने का तरीका भी एक है. ऐसा नहीं कि प्रोनाउंसिएशन गलत है, इसको भी पाठ ही बोलूँगी, उसको भी पाठ ही बोलूँगी. शब्द लिखा भी वैसा है, पर फिर भी उसका मीनिंग क्या है, अलग है. ओके. सो आपको वो कैसे पता चला, वो सेंटेंस पढ़ने के बारे में. अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा है सेंटेंस, माझी पाठ दुखत्या है, मतलब मेरी पीठ दुख रही है, मुझे पता चलेगा. सेकेंड है, हाँ पाठ सोपा है, मतलब ये चैप्टर ईजी है. तो ये सेंटेंस पढ़ने के बाद में मुझे वो पता चलता है एग्जैक्टली कि वो पाठ का क्या मीनिंग मुझे लेना है. ओके. तो ये सब चीज़ें किसके लिए पॉसिबल है, जिस लैंग्वेज से वो बिलोंग करता है. अगर ये ही चीज़ मैं किसी नॉन महाराष्ट्रियन बच्चे को या फिर साउथ इंडियन बच्चे को बताऊंगी तो उसको नहीं समझ में आएगा अगर मैं सेंटेंस भी रीड करूंगी, क्योंकि उसका उस लैंग्वेज पे उतना कमांड नहीं है. तो लैंग्वेज पे कमांड अगर आपकी होगी तभी आपको ये जो अंदर वाली चीज़ें होती है वो पता चलती है. ओके. सो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं और पार्ट 1 यहाँ पे रुकाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है चैप्टर. तो पार्ट 2 में हम लोग आगे का देखेंगे पार्ट. ओके.